आज का टॉपिक हमारा लिनक्स है। तो स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? सबसे पहले हमारी टेक्स्ट बुक से हम इस टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे। इट्स इजी लिनक्स फॉर बिगिनर्स। ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो आप इस बुक को फॉलो करते रहेगा साथ साथ। इसमें से हम 7 चैप्टर्स कवर करेंगे। तो आज हम शुरू के कुछ एक दो चैप्टर्स कवर करेंगे। फिर आपको असाइनमेंट दूंगा मैं, आपने लिनक्स इंस्टॉल करना होगा अपने सिस्टम पे। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में से उसकी कमांड लाइन पे फिर प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं लिनक्स की ओवरव्यू से। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। हम लोग मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ करते हैं। आप लोग जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अपने लैपटॉप्स पर या डेस्कटॉप्स पे अगर हैं तो मोस्ट लाइकली आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे होंगे तो विंडोज़ के अंदर आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस होंगे डिफरेंट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के। जैसे किसी के पास विंडोज़ 10 होगा, किसी के पास विंडोज़ 8 होगा, किसी के पास विंडोज़ 7 होगा। ठीक है, इस तरह से। आवाज़ नहीं आ रही क्या लोगों को? मेरी आवाज़ ठीक है? अगर किसी की आवाज़ किसी को आवाज़ नहीं आ रही तो फिर आपकी साइड पे कोई इशू है। तो अपने साउंड सिस्टम को चेक कर लो। अच्छा। तो एनीवे हम लोग कहाँ थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो आपके पास अगर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो एक तो ये ऑप्शन है पीसी के ऊपर। कुछ लोगों के पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ठीक है। आप में से कुछ लोग शायद हमें सेलफोन से ज्वाइन किया होगा। तो इसमें या तो आपके पास एंड्रॉयड होगा या आईओएस होगा। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्राइमरी पर्पस है वो क्या है कि आपके हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को ब्रिज करता है। ठीक है। ये वो सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आपके डिवाइस के ऊपर जितने भी आपके प्रोग्राम्स हैं उसके थ्रू चलते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं। सबसे पहले तो वो जितने भी आपकी हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं आपके मेन सिस्टम के साथ उन सबको डिटेक्ट करता है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपका अगर लैपटॉप है तो उसके अंदर आपका कैमरा लगा होगा तो कैमरा डिटेक्ट करता है। आपका माइक्रोफोन होगा तो आपका माइक डिटेक्ट करता है। आप अगर कोई यूएसबी डिवाइस से कनेक्ट करते हैं तो वो डिटेक्ट करेगा। इसी तरह से अगर कोई प्रिंटर कनेक्ट करते हैं तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट करेगा और कनेक्ट करेगा आपके मेन सिस्टम के साथ ताकि आप उसको यूज़ कर सकें। ठीक है? फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जो मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं उनको मैनेज करता है। एक ही वक्त में बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेसेस मैनेज कर सकता है। जैसे कि प्रोसेस से मतलब क्या, जो एप्लीकेशंस आपके सिस्टम के ऊपर चल रहे हैं। इस वक्त जैसे मेरे एक सिस्टम के ऊपर एक ही वक्त में मुख्तलिफ एप्लीकेशन चल रही हैं। दो तो एग्जांपल्स आपके सामने हैं। एक तो जूम की एप्लीकेशन चल रही है जिसके थ्रू ये क्लास हो रही है, और दूसरी ये वेब ब्राउज़र की एप्लीकेशन चल रही है जिसके थ्रू मैं ये प्रेजेंटेशन आपको शेयर कर रहा हूँ। तो ये दो एप्लीकेशंस तो ये चल ही रही हैं। इसी के साथ साथ और भी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं वो भी बैकग्राउंड में चल रही हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि इनको जो भी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं वो एलोकेट करता है। तो इसके अंदर कौन कौन सी, एक तो प्रोसेसिंग पावर, फिर स्टोरेज स्पेस, फिर मेमोरी, और इस तरह की जितनी भी जैसे यहाँ पर हम कह रहे हैं कि थर्ड मैनेजिंग मेमोरी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है आपकी जो फिज़िकल जो मेमोरी है, जो रैम है, उसको भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। और साथ साथ में एक और चीज़ होती है कॉल्ड स्वैप मेमोरी। स्वैप मेमोरी क्या होती है? आपकी जो
एक तो आपकी रैम होती है जो आपकी एक बिल्ट इन चिप कार्ड लगा हुआ होता है लैब सिस्टम के अंदर। स्वैप स्पेस क्या होता है कि जब आपकी रैम फुल हो जाती है तो आपके पास एक बैकअप मेमोरी स्पेस होती है जो आपकी हार्ड ड्राइव के अंदर से यूज़ होता है। ठीक है, तो ये स्वैप मेमोरी है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जिम्मेदारी लेता है इसको मैनेज करने की। तो जो भी एप्लीकेशंस को मेमोरी की ज़रूरत होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे इतनी मेमोरी चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम फिर क्या करता है, पहले देखता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के पास मेमोरी अवेलेबल है, तो अगर है तो वो एलोकेट कर देगा, अगर नहीं है तो फिर आपका सिस्टम स्लो होगा और क्रैश भी होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके यूज़र इंटरफेसेस को भी इनिशिएट करता है। यूज़र इंटरफेसेस से क्या मतलब है, एक तो आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है जो आपको नज़र आता है। जैसे इस वक्त आपको एक ग्राफिकल इंटरफेस मिल रहा है जिसके थ्रू आप मेरी स्क्रीन शेयर देख सकते हैं, आप ये चैट देख सकते हैं, आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं। इसी तरह से एक और इंटरफेस होता है कॉल्ड द कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस कौन सा होता है, जिसके अंदर जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, जब मैं स्क्रीन शेयर दोबारा से करूँगा ताकि मैं कंप्लीट डेस्कटॉप शेयर कर सकूँ। तो कमांड लाइन जब कह रहे हैं तो कमांड लाइन इस तरह का होता है जिसके अंदर हमें ये एक आपने ये देखा होगा विंडोज़ के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट होता है जैसे, तो वो कमांड लाइन इंटरफेस होता है। तो लिनक्स के अंदर हमारे पास ये वाला भी ऑप्शन है कि हम लिनक्स के अंदर टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इंटरफेसेस जो होते हैं ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इनिशिएट करता है, बोथ ग्राफिकल इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस। एक और ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइल सिस्टम को इस्टेब्लिश करना। फाइल सिस्टम से क्या मतलब है, जो हमारी ड्राइव्स होती हैं जैसे विंडोज़ के अंदर हमारे पास मेनली सी ड्राइव होती है जैसे फॉर एग्जांपल, और उसके अंदर जो डिफरेंट फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। तो जैसे विंडोज़ के अंदर हमारे पास एक फाइल सिस्टम है, इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर लिनक्स के अंदर भी फाइल सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक और भी काम करता है, जब आप अपना जैसे अगर विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं उसको सिस्टम को ऑन करते हैं, तो जैसे ही स्टार्टअप होता है तो आपको एक स्क्रीन नज़र आती है जिसमें आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड पूछता है। ये आपका एक्सेस और यूज़र ऑथेंटिकेशन वाला फंक्शन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जिम्मेदारी में आता है। तो इसमें क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेक श्योर करता है कि सिर्फ वो लोग जिनको ऑथराइजेशन है आपके सिस्टम पे एक्सेस लेने की, सिर्फ वही लोग इस सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। और एक और चीज़ इससे भी ज़्यादा कि वो अगर साइन इन भी कर लें तो वो कौन सी फाइल्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपको एक प्लेटफॉर्म देता है कि आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर अपने सिस्टम को मैनेज कर सकें। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से टास्क होते हैं कि आप नए यूज़र्स को ऐड कर सकें, एग्जिस्टिंग यूज़र्स को मैनेज कर सकें, डिस्क स्पेस को एलोकेट कर सकते हैं, कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकें, जो भी सिस्टम के ऊपर एक्टिविटीज़ आपको परफॉर्म करनी हो जो आपके ओवरऑल सिस्टम को मैनेज करने के लिए, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स जो हैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू मिलते हैं। और एक और चीज़ है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बैकग्राउंड के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस चलते हैं जिनका नाम है डीमन प्रोसेसेस। ये इनका काम क्या है, ये बैकग्राउंड के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, जो भी वेरियस इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी तक हमने देखी हैं इन सबको पूरी करना है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। यहाँ पर लिनक्स का सवाल है, लिनक्स जो है एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स से क्या मतलब हमारा कि इसका जो कोड है और इसकी जो डेवलपमेंट है वो कोलैबोरेशन में बनते हैं। ऐसी कोई कंपनी नहीं है दुनिया में जो लिनक्स को ओन करती है। ठीक है, कोई एक कंपनी नहीं है जो इसको ओन करती है, एक कोलैबोरेशन है, बहुत सारे लोग मिल के इसको
इसके ऊपर काम करते हैं, इसको डेवलप करते हैं और इसको हमारे लिए मेंटेन रखते हैं। तो देयर इज़ 100+ कंपनीज जो लिनक्स के ऊपर काम करते हैं, और इन 100+ कंपनीज के 1000 से ज़्यादा डेवलपर्स हैं जो रोज़ रोज़ लिनक्स के ऊपर काम करते हैं। और हर, यहाँ पर एक वर्ड है मेंशन, कर्नल रिलीज। तो कर्नल का मतलब आगे हम डिटेल में भी देखेंगे, लेकिन कर्नल बेसिकली हमारे लिनक्स का जो कोर ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी बात हो रही है। तो हर जो कोर सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर काम करने के लिए 1000 से ज़्यादा डेवलपर्स हैं जो 100 से ज़्यादा कंपनीज के अंदर काम कर रहे होते हैं, और ये सब मिल के इसको इसको तैयार करते हैं, कर्नल। तो ये देखें, यहाँ पर आपको एक चार्ट भी नज़र आ रहा है। ये हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो हमारा ओवरऑल जो एनवायरनमेंट होता है, ये उसकी एक डिस्क्रिप्शन है। सिंपलिस्टिक है, बहुत सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन इससे समझ आता है। हमारा कर्नल है जो, इसको आप ऑपरेटिंग सिस्टम समझ लें। यहाँ पर ग्रीन में हमारे पास हमारी जो फिजिकल हार्डवेयर है ये वो है। तो हमारा प्रोसेसर हो गया, हमारी रैम हो गई, और जो मुख्तलिफ डिवाइसेस हमारे सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। तो ये हमारी फिजिकल डिवाइसेस हैं, और यहाँ पर ये रेड के अंदर एप्लीकेशंस हैं जो हमारी डिजिटल एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो जैसे मैंने जब इनिशियली कहा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को ब्रिज करता है, तो वो इसका एग्जांपल आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि ये कर्नल हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इससे हम हार्डवेयर और एप्लीकेशंस को कनेक्ट करते हैं। तो क्या होता है कि हार्डवेयर कर्नल से कनेक्ट होता है और एप्लीकेशंस कर्नल से कनेक्ट होती है। तो दोनों चीज़ें कर्नल के थ्रू आपस में इंटरेक्ट करती हैं। लिनक्स में जैसे हमारे पास विंडोज़ में और मैक ओएस के अंदर डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, इसी तरह से लिनक्स के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट वर्जन्स हैं, या डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस आप कह लें लिनक्स के। तो ये डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। मेन कोर जो सॉफ्टवेयर है वो सेम होता है, लेकिन इसके अंदर कुछ थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क होता है जो कस्टमाइजेशन होती है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिस्टेड हैं: आर्च लिनक्स, ओपन सूसा, यूबंटू एंड डेबियन। हम लोग इस क्लास में यूबंटू यूज़ करेंगे। ये इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि बिगिनर लेवल स्टूडेंट्स के लिए और जनरल पर्पस एजुकेशन के लिए भी यूबंटू जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक एंट्री लेवल ऑपरेटिंग सिस्टम फ्लेवर है लिनक्स का, जिससे आपको आसानी से आप इसको यूज़ कर सकेंगे। ठीक है। इस वक्त लिनक्स का सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? ठीक है, हम जहाँ जा रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस की। कल वाली क्लास में हमने डिटेल में बात की थी कि क्लाउड नेटिव क्या होता है एंड एवरीथिंग, राइट? तो हम लोग एक्सटेंसिवली बात कर रहे थे सर्वर्स की। तो सर्वर्स के ऊपर लिनक्स के अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको नज़र नहीं आएगा। कुछ होंगे गिनती के, लेकिन वो जनरली यूज़ में नहीं है। तो आप जितने भी सर्वर स्पेसेस देखेंगे, ऑल ऑफ देम आर रनिंग लिनक्स। लेकिन लिनक्स पर्सनल कंप्यूटिंग में घर में आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, राइट? क्योंकि घर में लोगों को मैक ओएस और विंडोज़ ओएस ज़्यादा इजी लगता है, तो वो उसको यूज़ करते हैं। इसका रीज़न ये है कि लिनक्स जहाँ से शुरू हुआ था तो वो थोड़ा सा टफ था, डिफ़िकल्ट टू यूज़ था। ओवर टाइम आसानी हुई है बहुत ज़्यादा। विंडोज़ और मैक ने बहुत फोकस किया था यूज़र एक्सपीरियंस पे, यूज़र फ्रेंडली होने पे। लिनक्स का वो ऑब्जेक्टिव नहीं था। तो लिनक्स जो है वो पर्सनल यूज़ में पीछे रह गया, लेकिन सर्वर यूज़ में बहुत ही ज़्यादा आ गया है। इनफैक्ट उसमें कोई कंपेटिटर नहीं है। ठीक है। तो लेकिन जैसे जैसे ओवर टाइम लिनक्स को मैच्योर होने में टाइम मिला है, तो यूज़र एक्सपीरियंस अब लिनक्स में बहुत अच्छा हो गया है। तो आप जैसे यूबंटू यूज़ करेंगे तो यू विल एक्चुअली लाइक इट अ लॉट। लिनक्स की 4 ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारी बड़े काम की। सबसे पहले लिनक्स क्लस्टरिंग को सपोर्ट करता है।
क्लस्टरिंग से क्या मतलब है हमारा कि आपने वो देखे होंगे ना, जो डेटा सेंटर्स के पिक्चर्स में तो देखे मैं, जैसे यहाँ पे एक पिक्चर लगी थी कि जो ये जो बड़े बड़े वर्टिकल रैक सर्वर्स लगे हुए होते हैं, ये इंडिविजुअली इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट मशीन्स हैं, सही है, बहुत सारे अलग अलग कंप्यूटर्स हैं। लिनक्स में क्या होता है कि हम इनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि ये सारे मिलके एक सिंगल कंप्यूटिंग पावर बन जाती है। इसको हम क्लस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारों को हम कॉन्फ़िगर करके ऐसा लगता है बाहर से कि ये एक्चुअली अलग अलग सिस्टम्स नहीं है, ये एक बड़ा सिस्टम है, एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक और चीज़ की जो इसका रिवर्स है। सबसे पहले क्या है कि हम मुख्तलिफ सिस्टम्स को कंबाइन करके एक सिस्टम की तरह देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 में क्या है, वर्चुअलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि एक सिस्टम को हम जूम इन करके उसके अंदर मजीद वर्चुअल सिस्टम्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। वर्चुअल सिस्टम्स क्या मतलब कि हम इसके अंदर वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हैं, और ये आपने शायद यूज़ भी की हो वर्चुअल मशीन्स। ज़्यादातर जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं वो इस मॉडल को फॉलो करते हैं। तो उनके पास क्या होता है, इस तरह के डिफरेंट रैक सर्वर्स लगे हुए होते हैं और उनके अंदर ये मशीन्स हैं। होता है क्या है कि जब आप जाते हैं, जैसे अगर आप जाते हैं अमेज़ॉन के पास या गूगल के पास कि मुझे एक सर्वर चाहिए, होस्टिंग चाहिए जैसे, तो वो करते क्या हैं, वो अपने एक मशीन के अंदर आपको अ, एक इस तरह से ये वाला स्पेस देते हैं। अब इसका आर्किटेक्चर देखें, एक आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो उनकी मेन फिजिकल मशीन है, उसके अंदर एक ये टूल है, हाइपरवाइजर एक प्रोग्राम है, वो चल रहा होता है। इसके थ्रू क्या होता है कि वो एक मशीन को मुख्तलिफ मशीन्स में कन्वर्ट कर सकता है वर्चुअली, ठीक है। तो होता क्या है कि एक मशीन के अंदर एक नई मशीन है, 3 अलग अलग सिस्टम चल रहे होते हैं इस तरह से, और ये फिर आपको अलग अलग लोगों को यूज़ करने को मिल जाता है, ठीक है। इसीलिए हमारी जो क्लाउड स्टोरेज और होस्टिंग होती है वो इसलिए इतनी सस्ती मिल जाती है हमें, क्योंकि हमें पूरा सर्वर नहीं बाय करना होता, हमें उस सर्वर पे कुछ स्पेस और रिसोर्सेज मिल जाती हैं, और इसकी जो ओवरऑल कॉस्ट है ये हम बाकी सबके साथ शेयर कर रहे हो। क्लाउड कंप्यूटिंग, जितने भी क्लाउड सर्वर्स हैं, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर रनिंग ऑन लिनक्स, ठीक है। क्लाउड में जितने भी सर्वर्स हैं, आपको प्रॉबेबली अपनी पूरी ज़िंदगी में जितने भी नज़र आएंगे वो सारे लिनक्स पे चल रहे होंगे। कुछ एक दो लोग होंगे जो विंडोज सर्वर वगैरह जिनको मिलेगा, लेकिन कॉमन नहीं है। लास्ट पॉइंट, लिनक्स में हमें एक और ऑप्शन मिलता है कि हमारे पास जो डेटा होता है, स्टोरेज, जैसे हमारे पास विंडोज़ में क्या है कि हमें हार्ड ड्राइव इसके साथ लगानी होती है सिस्टम के साथ। लिनक्स में क्या होता है कि हम अपनी स्टोरेज को, ज़रूरी नहीं है कि इस सिस्टम के साथ फिज़िकली स्टोरेज, क्या कहते हैं, आपका जो डेटा है वो आपकी फ़िज़िकल कनेक्टेड हार्ड डिस्क के साथ हो। लिनक्स के अंदर हमको और भी ज़्यादा एक्सेस मिल जाता है कि हम नेटवर्क स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं। नेटवर्क स्टोरेज में क्या होता है, जैसे हमने ये देखा ना यहाँ पर ऑप्शन पॉइंट नंबर 1, क्लस्टरिंग। तो इसके अंदर क्या है, हमारे पास इतने सारे सिस्टम्स हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि एक कोई लोकेशन बना लें जहाँ पर हम सारा डेटा सेव करें, इसको हम वॉल्यूम्स कहते हैं, और वॉल्यूम्स के अंदर इन सब मशीन्स का डेटा कहीं हम सेव कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एक सिस्टम है उसका डेटा वहीं पर सेव हो, हम डेटा को किसी थर्ड लोकेशन पे भी स्टोर कर सकते हैं नेटवर्किंग के थ्रू। यहाँ पर थोड़ा सा हिस्ट्री को देख लेते हैं क्विकली लिनक्स की। ये लिनक्स के फाउंडर था लाइनस टॉरवाल्ड्स, ठीक है। तो ये 1991 में, सॉरी 91 में लिनक्स को क्रिएट किया था यूजिंग सी एंड असेंबली लैंग्वेज। और हुआ ये स्टोरी ऐसे हुई थी कि जब उसने लिनक्स को कोड करके बनाया, तो एफटीपी सर्वर का जो एडमिनिस्ट्रेटर था लाइनस, ये एरी लैम्कअप,
इसको काम दिया लाइनस ने कि यार मेरा कोड है, इसको अपलोड कर देना। तो हुआ क्या कि इसको जो है ना नाम पसंद नहीं आया। नाम क्या इनिशियली रखा था लाइनस ने? फ्रीक्स। तो फ्रीक्स कुछ अजीब से ही नाम है बाकी। तो इसने क्या किया एरी ने कि नाम चेंज कर दिया, और फ्रीक्स की जगह उसने लिनक्स कर दिया। एक्स उसने रखा है फ्रीक्स वाला, लेकिन उसने लाइनस के नाम से लिनक्स कर दिया उसको, और उसको अपलोड कर दिया। तो वहाँ से लिनक्स की शुरुआत हुई। अच्छा, 92 में लिनक्स को लाइसेंस मिल गया कि वो जनरल पब्लिक यूज़ के लिए इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके। इस वक्त जो सबसे पुरानी एग्जिस्टिंग लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन या लिनक्स का फ्लेवर है वो स्लैकवेयर के नाम से। ये अभी भी कहीं कहीं यूज़ हो रहा होता है। तो ये दिस इज़ द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग इन यूज़ लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। इस वक्त जो सबसे बड़ी कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन है लिनक्स की वो है डेबियन। इसी हमारे पास लिनक्स की कुछ कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन भी हैं जो कॉरपोरेशंस एंड एंटरप्राइजेज यूज़ करते हैं। इसमें से ओपन सूसा है और रेड हैट है। ये दोनों जो हैं ये कमर्शियली अवेलेबल होते हैं। तो इसमें आगे चल के देखेंगे कि लिनक्स जो है वो नॉर्मली ओपन सोर्स है और फ्री टू यूज़ है। तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के चार्जेस कोई नहीं कर सकता, ठीक है? लिनक्स के लिए पैसे आपसे कोई नहीं ले सकता। तो ये फिर कमर्शियल कैसे होगा? ये क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ चार्जिंग फॉर सॉफ्टवेयर, ये आपसे सॉफ्टवेयर के पैसे नहीं लेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के पैसे नहीं लेंगे, ये आपको सपोर्ट के पैसे लेंगे। ठीक है कि आपको सपोर्ट तो चाहिए होगी ना, आपकी अगर कॉर्पोरेशन है और आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आपको सपोर्ट भी चाहिए होगी, कभी हेल्प चाहिए होगी, कोई इश्यूज आ जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी शायद। तो वो सपोर्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन के लिए चार्जेस करते हैं ये कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केट शेयर क्या है? सर्वर साइड पर तो लिनक्स इज द किंग, ठीक है? यूनिक्स को भी बीट कर दिया। यूनिक्स एक और ऑपरेटिंग सिस्टम था जो सर्वर्स में पहले यूज होता था, तो लिनक्स ने उसको बीट कर दिया है। अब यूनिक्स कहीं पे भी नहीं चल रहा होता, सारा लिनक्स पर है। दूसरी तरफ क्या हुआ है कि स्मार्टफोन साइड पर गूगल ने जो एंड्रॉयड डेवलप किया है वो लिनक्स का कर्नल यूज़ करता है, ठीक है? तो इससे क्या हुआ है कि जो आपके एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं वो एक्चुअली लिनक्स चल रहा है उसके अंदर, ठीक है? लिनक्स चल रहा है, जो कोर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो लिनक्स है। उसके ऊपर गूगल ने कुछ कस्टमाइजेशंस की हुई हैं जिससे आपको उसकी जो एक्सपीरियंस है वो चेंज हुआ है। लेकिन उसमें क्या किया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उसमें एंड्रॉयड की वजह से लिनक्स का मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है। ओवर 75% मार्केट शेयर लिनक्स का फ़ोन ओएस में भी ज़्यादा है। तो सर्वर्स पे और फोन्स में लिनक्स इज किंग। अच्छा, तो ऑलमोस्ट 99% जो दुनिया के फास्टेस्ट कंप्यूटर्स हैं वो लिनक्स यूज़ करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कंपैरिजन करना है हमने कि लिनक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या ये दूसरों से बेहतर है, और हम इस पे अगर जा रहे हैं तो हम क्यों जा रहे हैं, राइट? ये एक वैलिड क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमने ये 5 चीज़ें हैं जिनको देखनी है। कॉस्ट, उसकी सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी सिस्टम की, लिनक्स इंस्टॉलेशन और सपोर्ट। तो ये 5 चीज़ें हैं, इनको स्टडी करके फिर हमें कंपैरिजन मिल जाएगा कि बाकियों से ये कैसे कंपेयर होता है। तो सबसे पहले कॉस्ट। अगर आप कंपेयर करते हैं लिनक्स को विंडोज़ एंड मैक के साथ तो क्या देखते हैं कॉस्ट पे? अगर आप विंडोज़ लेने जाएं, एक तो यहाँ पर हमारे पास माशाल्लाह पाकिस्तान में जिस विंडोज़ किसी के पास पता नहीं जेन्युइन कभी था भी या नहीं। मैंने जहाँ पे भी विंडोज़ देखा है तो वो राइट कॉर्नर पर वो आ रहा होता है कि आपका विंडोज़ एक्टिवेट कराने का, कि विंडोज़ इज़ नॉट जेन्युइन या जो भी आ रहा होता है एरर मैसेज। तो एक तो ये मसला है। उसका रीज़न क्या है कि विंडोज़ एक्सपेंसिव है। पाकिस्तान इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, यहाँ पर लोग
इतने ज़्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो फिर क्या करते हैं, वो फिर वायरस ही करते हैं। अच्छा, तो अगर आप लेकिन लीगली विंडोज़ अगर ख़रीदने जाएं तो कम से कम $100 तो लगेंगे, जो बिल्कुल बेसिक वर्जन है विंडोज़ का। अगर आप प्रोफेशनल और कमर्शियल वर्जन्स में जाएंगे तो फिर तो माइक्रोसॉफ्ट आपको जो है लूट लेगा, राइट। अच्छा, लिनक्स जो है, लिनक्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ चार्ज है। इवन जो कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उसके लिए भी लिनक्स, जो लिनक्स का सॉफ्टवेयर है वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ चार्ज है। जो कंपनीज कमर्शियल सर्विसेज सेल कर रही हैं वो आपको सपोर्ट के और डॉक्यूमेंटेशन के चार्ज करते हैं, वो आपको सॉफ्टवेयर के चार्जेस नहीं करते, ठीक है। दूसरा पॉइंट, हाँ एक और वापस जाते हैं यहाँ पर कॉस्ट पे। अगर आप मैक से कंपेयर करें, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आप डाउनलोड कर सकते हैं, एप्पल चार्ज नहीं करता उसका। लेकिन एप्पल पैसे कहाँ से लेता है आपसे? हार्डवेयर पे। क्योंकि मैक ओएस आप जब लेते हैं, जब आप एप्पल से कंप्यूटर डायरेक्टली खरीदते हैं, और एप्पल जो है वो फिर आपसे हार्डवेयर के इतने पैसे लेगा, इतने पैसे लेगा कि यू ऑल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं हेल्थ के ऊपर। लिनक्स के ऊपर वायरस नहीं आते, बहुत ही मुश्किल से वायरस आते हैं। इसका रीज़न ये है, दो रीज़न है। एक पहला रीज़न कि ज़्यादातर जो यूज़र्स हैं, पर्सनल यूज़र, पर्सनल कंप्यूटिंग के यूज़र्स, वो विंडोज़ पर हैं, ठीक है। और जो विंडोज़ यूज़र्स हैं वो बिगिनर लेवल कंप्यूटर यूज़र्स कह लें, तो ज़्यादा टेक्निकल भी नहीं होते, पता भी नहीं होता कि वायरस आ गया या नहीं आया, तो इजी टारगेट होता है, ठीक है। और फिर वो अपने पासवर्ड्स और क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन और वो सारी उनकी विंडोज सिस्टम पे पड़ी होती है, तो अटैकर्स के लिए आसान टारगेट होता है विंडोज़ यूज़र को टारगेट करके उनके सिस्टम्स को वायरसेस के थ्रू कॉम्प्रोमाइज़ करके वो डेटा स्टील कर लेते। लिनक्स में क्या है कि लिनक्स सर्वर्स पे चल रहा होता है, तो वहाँ पर सिक्योरिटी भी ज़्यादा होती है, जो यूज़र्स हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और फिर नंबर ऑफ सिस्टम्स भी कम है। दूसरा रीज़न वायरस कम आने की वजह कि लिनक्स ओपन सोर्स है। अगर आप कंपेयर करें लिनक्स को विंडोज़ के साथ, तो विंडोज़ का मसला क्या है कि विंडोज़ ओन करता है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कितनी भी बड़ी कंपनी हो जाए, मसला ये है कि उनकी रिसोर्सेज, पैसों का मसला नहीं है, मसला है ब्रेन पावर एंड कोलैबोरेशन का। माइक्रोसॉफ्ट के पास एक लिमिटेड टीम टीम है जो उनके ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करती है, ठीक है। तो वो एक क्लोज एनवायरनमेंट में काम करते हैं, अगर कोई सिक्योरिटी फ्लॉ आती भी है तो उनको फिर उसको डीबग करने में और चीज़ों को समझने में और ठीक करने में टाइम लग जाता है। लिनक्स में क्या होता है, क्योंकि ओपन सोर्स है और दुनिया भर से डेवलपर्स उस पर काम कर रहे हैं, तो जैसे ही कोई अगर वायरस आता भी है तो पूरी दुनिया लग जाती है लिनक्स को ठीक करने में, ठीक है। तो विंडोज़ में क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट अकेला उसको लड़ रहा होता है, और लिनक्स में पूरी एक फौज खड़ी हो जाती है उसको वायरस को ख़त्म करने में, ठीक है। वायरस से याद आया कि होपफुली आप लोग कोरोना वायरस में अपने अपने घरों पे आराम से बैठे होंगे। अच्छा, सिस्टम स्टेबिलिटी, हम क्योंकि हम सर्वर्स की बात कर रहे हैं, राइट। सर्वर्स में क्या चीज़ है कि हमें लार्ज स्केल सिस्टम्स हमारे पास हैं, बड़े बड़े सर्वर मशीन हमने देखी थी ना, जो रैक सर्वर्स होते हैं। अब मसला क्या है कि इनको हमें हम चाहते हैं कि ये लॉन्ग टर्म ऑन रहें, रनिंग स्टेट में रहें, हमें इनको ऑफ ना करना पड़े, रीस्टार्ट ना करना पड़े। आप रिस्टार्ट की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब आप विंडोज़ यूज़ करते हैं, अगर एक दिन, दो दिन, तीन दिन आपने रीस्टार्ट नहीं किया सिस्टम, तो उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है। तो फिर आप रीस्टार्ट करते हैं तो फिर वो फिर उसमें जान आ जाती है। तो इसी तरह से हम ये नहीं चाहते कि ये वाली जो इशू होता है स्टेबिलिटी का, ये हमारे सर्वर्स पे नहीं आना चाहिए। तो लिनक्स में क्या है कि लिनक्स को हम अगर सर्वर्स पे लाते हैं तो हमें रीस्टार्ट करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, सालों तक चल सकते हैं विदाउट रिक्वायरिंग अ रीस्टार्ट।
रीस्टार्ट सिर्फ हम तब करेंगे जब कोई कर्नल अपडेट आती है, ठीक है। तो लिनक्स का कोर जो सॉफ्टवेयर है ना, अगर उसके अंदर कोई अपडेट है तब रीस्टार्ट की ज़रूरत होती है। और अगर कोई नॉर्मल सॉफ्टवेयर रीस्टार्ट, कोई सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर रहे हैं, तब भी हमें लिनक्स को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, हमें सिर्फ उस सॉफ्टवेयर की सर्विस को रीस्टार्ट करना होता है, पूरा सिस्टम को रीस्टार्ट नहीं करना। दिस इज़ अ जोक, आपका सिस्टम सही है, कुछ नहीं हुआ, रीस्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन ये अक्सर होता है विंडोज़ के अंदर, ये लिनक्स पे नहीं होगा। इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन से मतलब ये है कि जब आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास उसके साथ साथ अब और भी एप्लीकेशन साथ में आपको मिलते हैं। जैसे कि आपको एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर मिल जाएगा, जैसे विंडोज़ में हमारे पास नोट पैड आ जाता है, वर्ड पैड आ जाता है, इसी तरह से हमारे पास लिनक्स में टेक्स्ट एडिटर आ जाता है। फिर हमारे पास जो वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, इसी तरह से हमारे पास लिनक्स में भी उनके ओपन सोर्स इक्विवेलेंट एप्लीकेशंस मौजूद हैं, वो भी आपको इंस्टॉल होकर के मिल जाते हैं साथ में। वैसे नॉर्मली आई डोंट थिंक कि आप लोग यूज़ करते हैं या नहीं, लेकिन मैं तो अब गूगल डॉक्स यूज़ करता हूँ, कम्प्लीटली माइक्रोसॉफ्ट तो यूज़ करना ही छोड़ दिया। अच्छा। फिर आपके पास फ़ोटो एडिटर्स मिल जाते हैं, ब्राउज़र मिलता है आपको साथ में, वीडियो प्लेयर्स होते हैं, और पीडीएफ रीडर सॉफ्टवेयर वगैरह, ये तो सारी चीज़ें जो आपको नॉर्मल डे टू डे यूसेज के लिए चाहिए होती हैं, वो सब आपको अब लिनक्स के बेसिक इंस्टॉलेशन के साथ ही मिल जाता है। और बाकी जो ड्राइवर्स हैं वो इनके सारे से पहले से इंस्टॉल हो जाते हैं और कन्फिगर भी हो जाता है। पहले ज़माने में लिनक्स जब आप यूज़ करते अगर, तो जिस इस वजह से लोग भागे थे लिनक्स से, कि जब आप लिनक्स यूज़ करने जा रहे थे तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ, फिर आप एक एक जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसका ड्राइवर ढूंढने, ड्राइवर इंस्टॉल करें, फिर आप उसका एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, तो बड़ा मुश्किल सा एक तरीका था लिनक्स को कॉन्फ़िगर करना। तो नॉर्मल जो एमेच्योर यूज़र्स होते हैं वो लिनक्स से बिल्कुल ही कंफर्टेबल नहीं हो सकते। तो अब क्या हुआ है कि ये सारी एप्लीकेशंस अब बेसिक लिनक्स इंस्टॉलेशन के साथ आ गई हैं, और ग्राफिकल इंटरफेस भी आ गया है, ठीक है, यूवेंटू के अंदर। तो आपको इजी हो गया है। इससे पहले लिनक्स में सिर्फ ये वाली ये होता था, लिनक्स सिर्फ कमांड लाइन पे चल रहा होता था, तो अब उससे बच गए हैं, तो इट्स ईजियर टू यूज़ लिनक्स। फिर सपोर्ट, लिनक्स के अंदर हमें फ़ायदा क्या होता है, ओपन सोर्स है, कम्युनिटी बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी कम्युनिटी है कि आपको अगर कोई सवाल है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, FAQs चाहिए, तो आपको इतना ज़्यादा रिसोर्स का एक्सेस होता है, और वो सब फ्री में मिलता है, ठीक है। जैसे विंडोज़ पे अगर कोई इशू आता है ना, प्रॉब्ली आप ढूंढ ढूंढ थक जाएंगे कि आपको उसका शायद रेजोल्यूशन भी ना मिले। लिनक्स में लेकिन बहुत ही कम ऐसा होता है कि आपको उसकी रेजोल्यूशन फ़ौरन ना मिल जाए, पहले से किसी ने उसको हल करके पोस्ट ना किया हुआ। तो लिनक्स में ये आसानी होती है, और अगर कोई नया इशू होता है तो आप उसको पोस्ट करेंगे तो इमीडिएटली उस पर काम भी शुरू हो जाता है, कि इसको लोग हल करने में शुरू हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा था, कोलैबोरेशन में डेवलपमेंट होती है, तो वो अगर वाकई कोई सीरियस इशू है तो वो इमीडिएटली नोटिस होता है, और उसमें उसका फिक्स काम करना शुरू कर देते हैं। अगर आपके पास लिनक्स इंस्टॉल करने जा रहे हैं अभी हम, तो कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको वो नहीं करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, नंबर वन, अगर आप कोई प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिसका ओपन सोर्स वर्जन नहीं है, ठीक है, अगर आपकी कंपनी, आपका कोई बिजनेस है या कोई टूल आप यूज़ करते हैं जिसके अंदर वो सिर्फ विंडोज़ पे चलता है, अगर बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्ट नहीं करता लिनक्स पे, तो फिर आप नहीं जा पाएंगे लिनक्स पे। अगर आप गेमर हैं, आपको पीसी गेम्स खेलते हैं विंडोज़ पे, तो लिनक्स पे गेमिंग इतनी ज़्यादा सपोर्टेड नहीं है अभी।
तो गेमिंग के लिए आपको विंडोज़ पे ही रहना पड़ेगा। और कुछ लोगों को हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी के इश्यूज होते हैं कि उनका अगर बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड हार्डवेयर है तो उसमें इश्यूज होते हैं कि जो लिनक्स के ड्राइवर्स हैं वो नहीं मिल रहे होंगे। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप लोगों के पास जो सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू विल बी फाइन। हम लोग जो यूबंटू यूज़ करेंगे, वील बी यूजिंग यूबंटू लॉन्ग टर्म सपोर्ट जो वर्जन आता है LTS, वो यूज़ करेंगे। तो आई थिंक वर्जन 20.04 यूबंटू का आ चुका है, तो दैट्स द वर्जन जो आपने इंस्टॉल करना है। लिनक्स आर्किटेक्चर, अब हम थोड़ा सा देखते हैं लिनक्स के अंदर की कहानी कि अंदर चल क्या रहा होता है। तो लिनक्स का जो आर्किटेक्चर है, इसके अंदर टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं। हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक यूज़र स्पेस है और एक कर्नल स्पेस है। अगर आपके पास 18.04 है तब भी इतना ज़्यादा इशू कोई नहीं है, इट्स फाइन। अगर आप अपग्रेड कर सकते हैं तो डू इट, कि वो लेटेस्ट वर्जन आ गया तो अपडेट कर लें। अगर नहीं करना तो इट्स फाइन, 18.04 भी तो चलेगा। अच्छा, तो लिनक्स के अंदर हमारा जो क्या कहते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर दो एरियाज हैं। एक हमारे पास यूज़र स्पेस है और एक कर्नल स्पेस है। ठीक है, सबसे पहले यूज़र स्पेस को अगर देखें तो यूज़र स्पेस वो एरिया है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का जहाँ पर हमारी एप्लीकेशंस चलती हैं। ठीक है, इसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हम लोग इंस्टॉल करते हैं, इसकी बात हो रही है। तो ये वो इंटरफेस है जिससे कर्नल कनेक्ट करता है और यूज़र को एप्लीकेशन तक एक्सेस देता है। ठीक है, तो ये सारा जितनी भी आपकी मेमोरी होती है ना सिस्टम के अंदर, जो जितनी भी रैम है, वो सारी यहाँ पर यूज़र स्पेस में यूज़ होती है। दूसरा स्पेस हमारा था कर्नल स्पेस। कर्नल स्पेस क्या है? ये हमारा क्या कहते हैं, ये हमारा जो कोर ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर इसमें तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले सिस्टम कॉल इंटरफेस। सिस्टम कॉल इंटरफेस क्या है कि जब भी कोई यूज़र, जैसे आप एक यूज़र हैं, आप लिनक्स पे जाते हैं और कोई प्रोसेस शुरू करते हैं, ठीक है, कोई एप्लीकेशन को कॉल करते हैं, लेट्स सपोज आप ब्राउज़र ऑन करते हैं, तो क्या होगा कि एक सिस्टम कॉल एक चीज़ कह रहे हैं हम कि वो एक कम्युनिकेशन सेंड करेगा, कुछ डेटा भेजेगा कर्नल स्पेस और रिक्वेस्ट करेगा कि आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो फिर क्या होगा, यूज़र से आप कर्नल स्पेस में जाएगी रिक्वेस्ट और कर्नल से फिर एप्लीकेशन यूज़र स्पेस में जाएगी। तो इस तरह से आपका एक लेयर बन जाता है कि आप जो फंक्शनैलिटीज़ हैं यूज़र से एप्लीकेशन तक, इसको आप चला सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास दूसरी चीज़ है आर्किटेक्चर इंडिपेंडेंट कोड। आर्किटेक्चर इंडिपेंडेंट कोड से क्या मतलब कि ये वो वाला पार्ट है लिनक्स का जो कोर लिनक्स है। दिस इज द हार्ट ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हर लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन में आपको सेम एग्जैक्ट कोड नजर आए। ठीक है, आर्किटेक्चर इंडिपेंडेंट कोड। ठीक है, तो दिस इज द एक्चुअल लिनक्स जो कर्नल जिसको हम कहते हैं। एक और एरिया है कॉल्ड द आर्किटेक्चर डिपेंडेंट कर्नल कोड। ये आर्किटेक्चर डिपेंडेंट कर्नल कोड क्या है? आर्किटेक्चर डिपेंडेंट कर्नल कोड जो हमने देखे थे ना, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस और डिफरेंट फ्लेवर्स जो कहते हैं, यूबंटू, आर्च लिनक्स, रेड हैट, इन सब में थोड़ा थोड़ा सा मुख्तलिफ फंक्शनैलिटीज़ कह लें या फीचर्स हैं अलग अलग उस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। तो यहाँ पर वो जो कस्टमाइजेशंस हैं वो इस एरिया के अंदर। ठीक है, तो हमने अभी ये पूरा जो लिनक्स का जो हार्डवेयर है इसको अभी समझा। लिनक्स की जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनके अंदर हमारे पास कुछ मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिससे हम डिस्ट्रीब्यूशंस को ज़्यादा अच्छी तरह से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अवेलेबिलिटी। लिनक्स
नंबर वन फ्री सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कम्प्लीटली फ्री है। लेकिन कंपनीज, जैसे हमने कहा था कि कमर्शियल जो लाइसेंसिंग होती है उसमें आपको सपोर्ट के लिए या डॉक्यूमेंटेशन के लिए थोड़ी से पैसे लेके आपको सपोर्ट दे सकते हैं। तो इसके आपके लिए एग्जांपल्स हैं रेड हैट और सूसा एंटरप्राइज। ये दोनों जो हैं ये कमर्शियली आपको एक्सेस देते हैं लिनक्स के सपोर्ट के और डॉक्यूमेंटेशन। फिर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पैकेज फॉर्मेट की। पैकेज फॉर्मेट की जब बात हो रही है यहाँ पर, तो मेरा क्या मतलब है कि जैसे हम विंडोज़ के अंदर एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं, वो उसकी क्या होती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, .exe होती है, राइट, .exe। तो यहाँ पर हम जब बात करते हैं लिनक्स के अंदर जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं वो मेनली RPM पैकेजेस में होती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कॉमनली RPM पैकेजेस होते हैं। यार क्वेश्चंस अभी रोक लें अगर, तो मैं क्लास के बाद क्वेश्चंस भी सारे कर लूँगा, ठीक है। RPM स्टैंड्स फॉर रेड हैट पैकेज मैनेजर। हाउ टू ओपन, जो इनके रिलीज साइकिल्स हैं, नॉर्मली हमारे पास जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, जैसे मैंने कहा कोलैबोरेशंस के अंदर लोग इस पे काम कर रहे हो, तो होता है क्या है कि हर कुछ अरसे के बाद नया वर्जन आता है। तो ये उसकी बात हो रही है कि कितने अरसे के बाद कोई डिस्ट्रीब्यूशन का नया वर्जन रिलीज हो रहा है। तो यूबंटू जो है लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन जिसको हम यूज़ कर रहे होंगे, इसकी एक लॉन्गर रिलीज साइकिल है, हर साल के बाद आता है, ठीक है। एक साल के बाद लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन आता है। दूसरे एक और ऑप्शन भी आता है हमारे पास लिनक्स यूबंटू के अंदर, जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट नहीं होता, वो एक बेटा वर्जन होता है आप कह लें। तो वो शॉर्ट टर्म साइकिल होती है, वो 6 मंथ रिलीजेस पर वो रिलीज करते हैं कोड। तो यहाँ पर हमने कंपैरिजन किया हुआ है डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस का बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, पैकेज फॉर्मेट्स एंड रिलीज साइकिल, ठीक है। तो दीज आर ऑल द डिफरेंट, और भी ज़्यादा हैं सम ऑफ द डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन। अवेलेबिलिटी आप देखें सारे फ्री हैं एक्सेप्ट सूसा एंटरप्राइज एंड रेड हैट जो कमर्शियली अवेलेबल हैं। पैकेज फॉर्मेटिंग में जो मेनली जो दो पैकेज फॉर्मेट्स ज़्यादा पॉपुलर है वो RPM एंड डेबियन है। यूबंटू में डेबियन पैकेजेस चल रहे होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली RPM पैकेजेस चलते हैं, क्योंकि बिकॉज वो कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशंस पे भी RPM चल रहा होता है। एंड देन रिलीज साइकिल्स, ठीक है। तो यूबंटू की नॉर्मल रिलीज साइकिल जो शॉर्ट टर्म वर्जन है वो 6 मंथ्स है, लेकिन लॉन्ग टर्म सपोर्ट जो हमारा आता है LTS वो हर साल के बाद आ रहा होता है। अब इसमें से सही डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम कैसे पिक करें, कैसे पता लगेगा कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन हमें यूज़ करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 3 चीज़ों को देखते हुए हम डिसाइड करें। एक तो डेस्कटॉप इन्वायरमेंट के उसका एक्सपीरियंस कैसा है डेस्कटॉप को यूज़ करते हुए। फिर दूसरा उसकी हार्डवेयर के कंपैटिबिलिटी के इश्यूज तो नहीं है। और तीसरा कि उस डिस्ट्रीब्यूशन में कम्युनिटी की सपोर्ट कितनी है। सबसे पहले डेस्कटॉप पे अगर हम जाते हैं, तो जैसे मैंने कहा उसका यूज़र एक्सपीरियंस कैसा है। तो जब यूबंटू आप यूज़ करेंगे तो इट हैज़ अ वेरी गुड डेस्कटॉप एक्सपीरियंस, कस्टमाइजेबल भी है, आप उसको अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं, इट बी वेरी कंफर्टेबल। अगर आप मैक यूज़र हैं तो आपको ऑलमोस्ट कोई फ़र्क नहीं पता लगेगा। अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तब भी आपको ज़्यादा चैलेंज नहीं होगा इसको यूज़ करने में। हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी, यूबंटू में हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन जब भी आप डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस को कंपेयर करें तो आपको ये देखना चाहिए कि उस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से कोई ड्राइवर्स का तो इशू नहीं है, ठीक है। और कम्युनिटी सपोर्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूबंटू में जैसे हमारे पास बहुत अच्छी कम्युनिटी सपोर्ट है, डेबियन की बहुत बड़ी कम्युनिटी सपोर्ट है। तो जितनी बड़ी कम्युनिटी होगी इतना ही आसान होगा आपको हेल्प ढूंढना। यहाँ पे तो अभी लेट्स सपोज कि मैं हूँ यहाँ पे, तो आई विल हेल्प यू आउट कि अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं। लेकिन लेट्स सपोज कि मैं नहीं हूँ, क्लास के बाद आप बाहर जाते हैं, आप कुछ कहीं पे जाके फंस जाते हैं, तो यू विल नीड हेल्प, राइट।
तो इसमें कम्युनिटी जितनी बड़ी होगी आपको पब्लिक से सपोर्ट मिल जाती है, और यूबंटू में आपको बहुत अच्छी सपोर्ट मिल जाती है क्योंकि कम्युनिटी बहुत अच्छी है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, आपने इंस्टॉलेशन करनी है यूबंटू की। यूबंटू की जो इंस्टॉलेशन होगी आपके पास 3 ऑप्शंस हैं इंस्टॉलेशन के, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। जो मैं रेकमेंड करूँगा वो ड्यूल बूट को करूँगा। ड्यूल बूट में क्या होता है कि आपका अगर विंडोज़ पीसी है तो उसमें आपका विंडोज़ भी चलेगा और आप उसमें यूबंटू भी चला सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर। फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना है कि विंडोज़ को कम्प्लीटली वाइप करना चाहता है अगर कोई, तो फिर आपके पास विंडोज़ नहीं रहेगी, सिर्फ लिनक्स चलेगा आपके सिस्टम पे। और थर्ड ऑप्शन आपके पास वर्चुअल मशीन का है। अच्छा, वर्चुअल मशीन में जो इशू होता है नॉर्मली, वैसे तो इट्स फाइन, लेकिन नॉर्मली क्या होता है वर्चुअल मशीन में, अगर आपकी कन्फिगरेशन कम है सिस्टम की, मेरे हिसाब से अगर आपकी 16 गीग ऑफ रैम है ना, फिर आप वर्चुअल मशीन पे जा सकते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके डेस्कटॉप में 8 GB रैम हो, ताकि आप उसको यूबंटू को दे सकें। सही है? अगर आपके पास रैम कम है तो वर्चुअल मशीन में बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस के इश्यूज आएंगे। तो अगर आपके पास 16 GB रैम या ज़्यादा है तो आप वर्चुअल मशीन कर लें, फिर आपको ड्यूल बूट की ज़रूरत नहीं है, वर्चुअल मशीन कर सकते हैं। अगर आप ड्यूल बूट कर लें तो इट विल बी द बेस्ट सोल्यूशन। ड्यूल बूट में रिसोर्स शेयर नहीं होती असल में। ड्यूल बूट में क्या होगा कि आपकी स्टोरेज शेयर होगी, लेकिन रैम आपकी पूरी पूरी मिल जाएगी। तो जब आप कंप्यूटर ऑन करेंगे तो पूरी रैम या तो लिनक्स को मिल जाएगी क्योंकि सिर्फ लिनक्स चल रहा होगा, या पूरी रैम विंडोज़ पे चला रहे होंगे क्योंकि सिर्फ विंडोज़ चल रहा होगा। वर्चुअल मशीन में क्या होता है कि पहले आपका विंडोज़ चल रहा होगा, तो विंडोज़ अपनी रैम यूज़ कर रहा होगा, तो आधी रैम वहाँ चले जाएगी। फिर आपका उसके ऊपर एक और ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होगा, आधी रैम वहाँ चले जाएगी। फिर आपकी एप्लीकेशंस को कुछ बचता नहीं। ठीक है, ड्यूअल बूट में ज़्यादा इशू नहीं है, तो 8 GB अगर आपके पास है तो ड्यूअल बूट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। तो जब आप ड्यूअल बूट कर लेंगे तो इस तरह से आपके पास स्क्रीन आती है कि आप चूज़ कर लें कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपने ऑन करना है। तो हम आज की क्लास यहाँ पर एंड करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों के पास टाइम मिल जाए इंस्टॉलेशन करने का। मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने इंस्टॉल क्या करना है। सबसे पहले Ubuntu, तो आप जाएंगे ubuntu.com पे। ठीक है, यहाँ पर आप डाउनलोड करने जाएंगे, तो ubuntu डेस्कटॉप चाहिए हमें। ठीक है, अभी सर्वर वगैरह नहीं चाहिए, IoT भी नहीं चाहिए, हमें डेस्कटॉप चाहिए। और यहाँ पर लिखा हुआ है 20.04 LTS। ठीक है, तो ये वाला हमें लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन इंस्टॉल करना है। इस पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर वो फिर डाउनलोड का आ जाएगा, तो डाउनलोड शुड स्टार्ट ऑटोमेटिक। मुझे तो नहीं करना, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। बाकी मैं एक वीडियो भी आपको दिखा देता हूँ। ये वीडियो है, इसमें पूरी कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन है लिनक्स की। इसका लिंक मैं शेयर कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप वीडियो देख लें, इसके अंदर कंप्लीट इंस्टॉलेशन है ड्यूल बूट इंस्टॉल करने की। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी और जो हमने जो बातें करनी थी आज, हाँ, अच्छा, क्लास की रिकॉर्डिंग्स मैं शेयर कर लूँगा व्हाट्सएप के थ्रू। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में नहीं हैं तो आप प्लीज़ एक्सियम के नंबर पे मैसेज कर दें, तो आपको व्हाट्सएप के ग्रुप्स में ऐड कर देंगे। और हम आज से आप कोऑर्डिनेशन में रहें ताकि आप जो अपनी
क्या कहते हैं, जो क्लास की रजिस्ट्रेशन वगैरह है उसको फाइनल कर लें। नेक्स्ट वीकेंड पे क्लासेस नहीं होंगी, ईद की ऑफ होगी, हॉलीडे होगा, ठीक है। तो हम फिर नेक्स्ट वीकेंड पे क्लास नहीं करेंगे, उसके अगले वीकेंड पे फिर सैटरडे से क्लास शुरू करेंगे। तो दैट इज, कौन सा हॉलीडे होगा, मई 30th को फिर क्लास होगी हमारी अगली, ठीक है ना। तो अब जो वीकेंड आ रहा है सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी, इसके अगले सैटरडे संडे क्लास होगी। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चंस के लिए रोक लेता हूँ, रिकॉर्डिंग भी ऑफ कर